गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, आज का चैप्टर है हमारा लाइव प्रोसेस। आज हम लाइव प्रोसेस के न्यूट्रिशन का वन शॉट लेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा फास्ट करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइव प्रोसेस में आपके स्टार्टिंग में चैप्टर में दे रखा है कि कोई डॉग है वो रन कर रहा है, कोई काव है वो चीव कर रही है। तो सबसे पहले आपको कड के मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि कड का मीनिंग क्या होता है। कड वो होता है बेटा जो गाय जुगाली करती है ना, उसके माउथ में जो पार्ट्स होते हैं फूड्स के, उसको कड बोलते हैं। ओके, तो कोई मैन है शाउटिंग कर रहा है लाउडली, तो वो सब जो एक्टिविटी करता है तो उससे ये हमें पता चलता है कि समथिंग इज़ अलाइव और समथिंग इज़ नॉट अलाइव। ओके, बट ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा तो हम नहीं कह सकते कि वो पर्सन या वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव नहीं है। कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव है या नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लाइव प्रोसेस। What are live processes? These are those processes which are essential for maintaining our life. मैं दोबारा से बोल रही हूँ, These are those processes which are essential for maintaining our life. Okay? Now next topic is, तो वो कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है। ये सभी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। बट सबसे पहले हम आज किसके बारे में करेंगे? न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन में क्या करेंगे, जब हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बेटा? फूड से मिलती है। नेक्स्ट, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? फिर जो लिविंग थिंग्स है, जो एनर्जी हमें फूड से मिल रही है, वो कहाँ से ऑब्टेन होती है? तो ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट हर ऑर्गेनिज्म में कॉमन होती है, बट उसको लेने का जो मेथड है सभी ऑर्गेनिज्म में वो क्या होता है बेटा? डिफरेंट होता है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs organism which follow the mode of nutrition is autotrophic mode of nutrition, and heterotrophs are which follow the mode of nutrition is heterotrophic mode of nutrition. Autotrophs जो अपना खाना अपने आप बनाए। ओटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। ट्रॉप्स न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने आप बनाए। दीज आर दोज टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism prepare their food by itself. Yeah, you can say that these are those organism which prepare their food by own self, itself, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ऐसा कौन कौन है? ग्रीन प्लांट्स, सभी के सभी ग्रीन प्लांट्स। कुछ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया अपना खाना अपने आप बनाते हैं, उन बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? साइनो बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे बेटा? साइनो बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। वो किस कैटेगरी में आएंगे? एनिमल एंड फंगी। और जो कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं तो उनकी बॉडी में हम कॉम्प्लेक्स चीज़ लेके सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किसकी हेल्प से ऐसा होता है? एंजाइम की हेल्प से, जिसको कि क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपिक जो जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने आप बनाए तो उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या आएगा? प्लांट्स आएंगे और कुछ बैक्टीरिया आएंगे। तो प्लांट्स आएंगे तो प्लांट्स क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करेंगे बेटा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट मींस ग्लूकोज बनाएंगे। और ऐसा किसके प्रेजेंस में करेंगे? ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए किन 4 रॉ मटेरियल की जरूरत है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पे वाटर, तीसरे नंबर पे बेटा क्या आएगा? सनलाइट, एंड फोर्थ इज जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लीफ में, क्या आएगा?
क्लोरोफिल। उसके बाद ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गई, कार्बोहाइड्रेट बन गया, मीन्स ग्लूकोज बन गया। तो ग्लूकोज प्लांट्स में, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है बेटा, ग्लूकोज प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? स्टोर्ड फॉर्म क्या है ग्लूकोज की प्लांट्स में? रिजर्व फॉर्म। रिजर्व फॉर्म इन प्लांट्स, फूड की रिजर्व फॉर्म प्लांट्स में क्या होगी? स्टार्च। और वही रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स इज ग्लाइकोजन। ठीक है, प्लांट्स में फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च की फॉर्म में। और एनिमल में सेम फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखेंगे बेटा। आपको ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, इसमें यहाँ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर लेगा, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर देगा? ग्लूकोज फॉर्म कर देगा, ऑक्सीजन फॉर्म कर देगा, साथ में वाटर भी। हम वाटर के बिना लिखे उसको अनबैलेंस छोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 6O2 एंड 6H2O लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि CO2 एंड वाटर क्या आएंगे? इनऑर्गेनिक मटेरियल आएंगे। और जो ग्लूकोज हमारा फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल बोलेंगे। मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो भी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसकी कौन सी इवेंट्स जरूरी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बार बार बोल रही हूँ। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले प्लांट में क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है किस किस में? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन किस में हो जाता है? ग्लूकोज में। कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस्ड हो जाती है? ग्लूकोज में। तो ये 3 इवेंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है। उसके बाद आपको डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। ये जो लीफ बता रखी बेटा, दिखा रखी, इसकी मेन, इस बीच वाली मिड रिब बोलेंगे इसको, मेन वेन को क्या बोलेंगे? मिड रिब। और जो लीफ का जो पार्ट हम ऐसे होल्ड करने के काम आता है, पकड़ने के काम आएगा, उसको क्या बोलेंगे? लैमिना। और यू कैन सी दैट लीफ ब्लेड, ये बहुत शार्प भी हो सकते हैं, ये कभी कभी हमें हार्म भी पहुंचा देता है। और जो लीफ के अंदर ये वेन्स बनी हुई हैं, इनको मतलब जो ये पार्ट कैरी करेंगी वाटर को, मिनरल्स को, फूड को, ये क्या? मिडरिब और वेन्स होंगे। ओके, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके स्ट्रक्चर को। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है, अपर मोस्ट, जो कि जिसकी वजह से जो कि लीफ एक साइड से बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, चिकनी होती है, वो कौन सी क्यूटिकल लेयर होगी बेटा? वैक्सी। नाम से ही पता चल रहा है, वैक्सी। वैक्सी मतलब चिपचिपी, मतलब वैक्स के जैसी। ओके, स्टिकी इन नेचर। उसके बाद क्या होगी? अपर एपिडर्मिस होगी। उसके बाद बेटा ये क्या दिखा रखी है? गार्ड सेल दिखा रखी है। और गार्ड सेल के अंदर क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके बाद एयर स्पेसेस होते हैं और गार्ड सेल नीचे लोअर एपिडर्मिस में भी क्या होंगी? गार्ड सेल होंगी। अपर एपिडर्मिस में गार्ड सेल का अमाउंट कम होगा और लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल का अमाउंट ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, जो कि हमारे मतलब जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं बेटा? किचन ऑफ द सेल। और क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल, जो कि फूड की फॉर्मेशन में, मीन्स फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? हेल्प करता है। उसके बाद आपको ये एक ऐसा वर्ड मिलेगा, शायद आपको मीनिंग ना पता हो, वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है जिस लीफ पर पैचेस बने हुए। हम वेरीगेटेड लीफ लेंगे इस एक्टिविटी में और उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो शो करेगी, जहाँ पर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन के डालने के बाद, तो वो इंडिकेट करेगी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इस प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इसका मतलब इस लीफ में जहाँ जहाँ ये ग्रीन एरिया था वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट था। और वही ये पर्पल कलर किस में चेंज हो गया? किसके बाद चेंज हुआ है? आयोडीन डालने के बाद। तो ये ग्रीन पर्पल में कन्वर्ट हो गया। और अगर जो एरिया येलो का येलो ही है, इसका मतलब वहाँ पर स्टार्च की प्रेजेंस नहीं थी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गार्ड सेल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो इसमें देखेंगे बेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा में क्या करेंगे कि जो टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स किसको बोलते हैं? मतलब जो स्टोमेटल पोर्स है, गार्ड सेल, एक स्टोमेटा में कितनी गार्ड सेल होती हैं? एक स्टोमेटा के अंदर कितनी गार्ड सेल होती है? 2 गार्ड सेल।
क्वेश्चन आएगा गार्ड सेल की शेप क्या होती है, तो हम यहाँ बोलेंगे किडनी शेप या बीन शेप्ड। बीन मतलब राजमा के दाने के जैसे, आपको नजर भी आ रही होगी। दो गार्ड सेल एक स्टोमेटा के अंदर होती है, ये एक स्टोमेटा है, ये दूसरा स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा क्या है, क्लोज्ड है, ये स्टोमेटा क्या है, ओपन है। इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू दो प्रोसेस होंगे बेटा, गैसियस एक्सचेंज भी होगा और फोटोसिंथेसिस भी होगी। ओके, और ट्रांसपिरेशन भी यहीं से होगा। तो दो फंक्शन को शो कर रहा है, ये दो फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है, सॉरी तीन फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। ओके, एंड ये जो साइड्स में इसकी सेल्स हैं बेटा, इनको क्या बोलेंगे, सबसाइडरी सेल्स। इन सेल्स को क्या बोलेंगे बेटा, सबसाइडरी सेल्स। क्या बोलेंगे इन सेल को, सबसाइडरी सेल्स। ओके, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। ये स्टोमेटल पोर है। उसके बाद ये क्या होता है, सबसाइडरी सेल्स हैं ये वाली, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल, जो कि क्या बनाएगा, खाना। किचन में क्या बनता है बेटा, खाना। ठीक है, इसी के साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स हो जाएगा, किसकी हेल्प से, वाटर के प्रेशर की हेल्प से, जिसको बोलेंगे टर्गर प्रेशर। जिसको क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर। ओके, उसके बाद फिर बुक में, आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी शो की गई है, जिसमें कि इस प्लेट में क्या रखा है, KOH रखा है, जिसको बोलेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि एक में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा, दूसरे में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है गुड एब्जॉर्बर होता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। वो बहुत अच्छे से CO2 को, किसको एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट को CO2 नहीं मिलेगी, और प्लांट्स क्या नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और फूड की फॉर्मेशन, स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। ओके, तो हम ऐसी ही एक्टिविटी और भी करेंगे कि मतलब उसके बाद हमारा रिजल्ट निकला कि सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी प्लांट्स को हमने डार्क में रख के देखा तो उसमें स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई, तो हम कह सकते हैं कि सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइक सनलाइट, वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। साथ में नाइट्रोजन भी, अगर किसी कोई प्रोटीन इल्डिंग प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट है, तो उनके लिए क्या जरूरी होता है, नाइट्रोजन पार्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है प्रोटीन इल्डिंग प्लांट्स के लिए, जो प्लांट्स हमें दालें देते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। और ऐसी क्या चीज़ होती है जो मतलब जो प्लांट्स हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, कि जो कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की हेल्प से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन convert into soluble form of nitrogen that can be easily taken by plants that form proteins. Okay, now next topic is heterotropic nutrition. hetero means क्या होता है बेटा, others. hetero means क्या होता है, other. तो heterotropic nutrition में, in this type of mode of nutrition, organism depend on another organism for their food. In this type of mode of nutrition, organism depend on another organism for their food. ये तीन तरीके का होगा बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कितने तरीके का होगा, तीन तरीके का होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या क्या आएंगे, अमीबा आएंगे, ह्यूमन बींग्स आएंगे, काउ, डॉग, कैट सभी आ जाएंगे। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में टिक्स, लीचेस। सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड, मशरूम एटसेट्रा। क्या होगा तीनों में, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लेगा और अपनी बॉडी के अंदर उसको लेके जाके क्या करेगा, सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या होगा, ह्यूमन बीइंग। हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ईट करते बेटा फूड की, और उसको बॉडी में ले जाके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल फॉर्म में। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ये इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो चीज़ें होंगी, पैरासाइट होगा, होस्ट होगा। होस्ट की बॉडी में जाके क्या रहेगा, पैरासाइट रहेगा होस्ट की बॉडी में जाके, और उसको क्या करेगा, होस्ट की बॉडी से वो फूड लेगा और शेल्टर लेगा, और होस्ट उसको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करेगा। ओके, सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जब कोई ऑर्गेनिज्म गले सड़े पर फीड करे
तो वो क्या कहलाएगा, सेप्रोट्रोप्स। ओके, वो क्या कहलाएगा, सेप्रो मीन्स रोटन्स, सड़ा हुआ। एग्जाम्पल फंगी लाइक ब्रेड, मोल्ड, मशरूम एटसेट्रा, इस। ओके, तो ये सब कर लेना बेटा। कस्केटक किसका एग्जाम्पल है, प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल है। कस्केटक किसका एग्जाम्पल है, प्लांट पैरासाइट का। कस्केटक जिस भी प्लांट पर अपने आप को रैप कर देती है, उसी प्लांट को डैमेज कर देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, अमीबा का एग्जाम्पल लेंगे। अमीबा जो है वो फूड का इंटेक करता है, किसकी हेल्प से, फूड पार्टिकल है यहाँ पर, किसकी हेल्प से वो फूड का इंटेक कर रहा है, शूडोपोडिया। फूड को एंगल्फ करने के लिए वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, शूडोपोडिया बोलेंगे। ओके, शूडोपोडिया की हेल्प से फूड को कैच करता है। अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल्स होता है, जिसके अंदर फूड का डाइजेशन हो जाता है, इंजेशन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एसिमिलेशन भी हो जाएगा, मतलब फॉर गेटिंग एनर्जी। बेटा इंजेशन होता है इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन होता है ब्रोकन डाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन होगा कि जो उस फूड से जूसेस निकले उनको एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन होता है एनर्जी के लिए। और आफ्टर ऑल दीज प्रोसेस दैट वुड बी excretion, egestion, you can say that egestion also. okay, उसके बाद अमीबा का मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद ऐसे पैरामीशियम की स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, ओ आएगा। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। नाउ नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को करने के लिए हमें क्या पार्ट करना पड़ेगा, एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम माउथ टू एनस। कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम माउथ टू एनस, चूँकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। हमारा जो माउथ टू एनस है वो क्या कहलाएगा, उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलेंगे। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे पहले आती है हमारी बक्कल कैविटी। बेटा क्या बोलेंगे, माउथ कभी नहीं बोलेंगे, माउथ इज अ पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी, माउथ इज अ पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या होगा, टीथ होंगे, जो कि टेम्परेरी भी होते हैं, परमानेंट भी होते हैं। परमानेंट कितने होते हैं नंबर में, 32 होते हैं। और टेम्परेरी नंबर में कितने होते हैं बेटा, टेम्परेरी नंबर में कितने होते हैं, 20 होते हैं। ओके, टीथ के बाद क्या आएगा, सलाइवा आएगा, जो कि कहाँ से सिक्रीट आउट होता है बेटा, एक्सक्रीट आउट होता है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है। और ये 3 तरह की होती है। ओके, उसके बाद जो कि सलाइवा के अंदर क्या होता है बेटा, सलाइवरी एमाइलेज, ये एक एंजाइम होता है। सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज, जो कि एंजाइम है। और ये एंजाइम जो हम स्टार्च ले रहे हैं, जो हम फूड की फॉर्म में स्टार्च रोटी को खा रहे हैं, उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से जब हम बार बार रोटी को चबाते हैं तो वो कुछ देर बाद हमें क्या लगने लग जाती है, मीठी लगने लग जाती है। क्योंकि सलाइवा के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट था, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज, वो उस फूड के अंदर मिक्स होके उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद सबसे पहले हमने टीथ के बारे में किया, फिर सलाइवा के बारे में, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। उसके बाद क्या है बेटा, टंग। टंग, सलाइवा एंड टीथ, सारे के सारे पार्ट क्या कहलाएंगे, सभी के सभी तीनों पार्ट किस में होंगे, बक्कल कैविटी। उसके साथ साथ एक हम टीथ के लिए एक डेंटल फॉर्मूला भी करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डेंटल फॉर्मूला। क्या करेंगे बेटा, डेंटल फॉर्मूला भी करेंगे। उस डेंटल फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ICPM। बेटा मेरे साथ साथ बोलेंगे, ICPM। आई मतलब मैंने, सी देखना, ये वाला सी वो वाला नहीं है, बट सी देखने वाला बोलेंगे। मैंने पीएम को, पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, ICPM, मैंने पीएम को देखा। कितने नंबर की गाड़ी में, 21-23। कितने नंबर की गाड़ी में, 21-23। ये हमारी ट्रिक है बेटा, ICPM, मैंने पीएम को देखा। कितने नंबर की गाड़ी में देखा, 21-23। मतलब हमारे इंसिजर कितने होंगे, 2, कैनाइन कितना होगा, 1, प्रीमोलर कितना होगा, 2, एंड मोलर कितने होंगे, 3। जब हम इस चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे तो हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऑइसोफेगस। बक्कल कैविटी के बाद कौन सा पार्ट आएगा बेटा, ऑइसोफेगस।
और ओइसोफेगस आपको पता होना चाहिए कौन सी मूवमेंट शो करता है, पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट शो करता है बेटा। कौन सी मूवमेंट शो करता है, पेरिस्टेलेटिक। पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट्स क्या मूवमेंट होती है, इट पुश द फूड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिदमिकली इट पुश द फूड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके, अलोंग द गट, ओके। ओइसोफेगस का दूसरा नाम क्या होगा बेटा, फूड पाइप। इसके बाद हमारा सबसे पहले हमारी बक्कल कैविटी थी, उसके बाद फूड पाइप है, उसके बाद क्या होगा, स्टमक। स्टमक के अंदर, स्टमक की जो वॉल्स होंगी उसके अंदर कौन सी ग्लैंड होंगी बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे, उस सिक्रीशन का क्या नाम होगा, गैस्ट्रिक जूस। उस गैस्ट्रिक जूस के कितने कंपोनेंट होंगे बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। उस गैस्ट्रिक जूस के कितने कंपोनेंट होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा ताकि पेप्सिन बहुत अच्छे से अपना एक्शन प्ले कर सके। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि फूड के ब्रोकन डाउन में हेल्प करेगा। एसिडिक मीडियम होगा तो वो फूड को ब्रोकन डाउन कर पाएगा, ओके। उसके बाद म्यूकस हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि क्या और भी कोई एक्शन है एसिड का, बिल्कुल, एसिड जो फूड के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। हाँ जी बेटा, उसके बाद फूड कहाँ पर आएगा, स्टमक के बाद फूड कहाँ पर आएगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में जो पैसेज होगा उसमें कौन सी मसल्स प्रेजेंट होंगी, क्वेश्चन आ जाएगा, स्पिंक्टर मसल्स। उसमें कौन सी मसल्स प्रेजेंट होंगी, स्पिंक्टर मसल्स। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा विद द हेल्प ऑफ स्पिंक्टर मसल्स। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ होती है बेटा अप्रोक्सीमेटली 6.2 to 6.5 मीटर। कितनी लेंथ होती है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 6.2 to 6.5 मीटर, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा कोयलिंग की फॉर्म में होती है। जो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वो वैरी करेगी बेटा, घास फूस खाने वाले एनिमल्स की बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होगी, और जो एनिमल मीट खाते हैं लॉयन वगैरह की बॉडी में, टाइगर की बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जो है छोटा होगा, क्योंकि मीट को पचाने में ईजी होता है, और ग्रास ईटिंग एनिमल्स की बॉडी में ग्रास को पचाना डिफिकल्ट होता है, ओके। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कंप्लीट डाइजेशन की साइट बोलते हैं, कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि सारा का सारा खाना जो भी स्टमक में बचता, स्टमक में डाइजेस्ट होता है, उसके बाद कंप्लीट फूड डाइजेस्ट कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी पार्ट फूड का डाइजेस्ट नहीं होता। उसकी वजह से जो फूड का एसिडिक मीडियम वहाँ से आता है, कहाँ से, स्टमक से, उसको एल्कलाइन करने में भी कौन हेल्प करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या पेनक्रियाटिक एंजाइम हेल्प करते हैं, जो कि कहाँ से निकलते हैं, पैनक्रियाज से निकलते, सॉरी, पैनक्रियाटिक एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, पैनक्रियाज से, ओके। नेक्स्ट है जो कि लीवर से बाइल सोल्ट निकलता है, वो फैट के बिग मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता, इमल्सिफाई कर देता। देखो बेटा, एक तो होता है तोड़ना किसी चीज को, एक होता है उसको धीरे 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 घोल के छोटा साइज कर देना। तो फैट के लिए इमल्सिफिकेशन बोलेंगे, कभी भी डाइजेशन ऑफ फैट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन नहीं करता, इवन वो उसको स्मॉल साइज में इमल्सिफाई कर देता है, एक तरीके से उसको छोटा कर देता, घोल देता, ओके। उसके बाद पूरा का पूरा डाइजेशन प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट, पैनक्रियाटिक जूस एटसेट्रा। उसके बाद आप सबको पता होना चाहिए कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का सारा फूड टूट जाएगा तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में बहुत सारी न्यूमरस फिंगर लाइक
या थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होती जिनको क्या बोलेंगे, विलाई बोलेंगे, और जो कि सरफेस एरिया को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। और ये रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, मतलब यहाँ पर ब्लड की भी प्रॉपर क्या होती है, सप्लाई होती है। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारा बचता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर आता है अनएब्जॉर्ब्ड फूड, जिस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया, तो वो फूड एनस के वाया हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। और इस फूड को एग्जिट करने में, इस फूड को एक्सक्रीट आउट करने में, इस फूड को इजेशन करने में कौन हेल्प करेगा, एनल स्फिंक्टर। इसी के साथ आज हमारा न्यूट्रिशन टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।